हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। सो आज के लेक्चर में हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पे डिस्कशंस करेंगे। उनके बेसिक फॉर्मूले को देखेंगे और उनके एप्लीकेशन पार्ट भी सीखेंगे कि उनको न्यूमेरिकल में कैसे अप्लाई किया जाता है। छोटा सा लेक्चर होगा लेकिन बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। तो आपके सामने देखो हेडिंग है पैरेलल एक्सिस थ्योरम का। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में क्या कहता है कि जैसे हमारे पास मैंने एक सॉलिड कोई एक रैंडम शेप का ऑब्जेक्ट कंसीडर कर लिया और ये उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है। अब इस सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास करती है उस एक्सिस को हम प्यार से बोल देते हैं सेंटर ऑफ मास एक्सिस। और इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, उसको बोल देंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। अब बेटा बात आती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये जो पैरेलल एक्सिस है मतलब अब हमें यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मोस्टली याद होता है सेंटर ऑफ मास के अबाउट। अब उससे पैरेलल कोई दूसरी एक्सिस अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पैरेलल वाली एक्सिस के अबाउट कितना होगा। तो एक बात तो क्लियर होगी ना, बात ये क्लियर हो गई कि यहाँ पर हम कितनी पैरेलल एक्सिस बना सकते हैं। कोई आइडिया है आपको? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पैरेलल एक्सिस बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो पैरेलल एक्सिस ऑब्जेक्ट से ही पास करती हो, वो पैरेलल एक्सिस ऑब्जेक्ट के बाहर से भी पास कर सकती है। तो इसका मतलब बेटा एक ना बहुत ही अच्छा सा पॉइंट सामने आता है कि एक ऑब्जेक्ट का कितने मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो सकते हैं, क्योंकि हम इनफाइनाइट नंबर ऑफ एक्सिस को पैरेलली ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो देखो ये छोटा सा पैरेलल एक्सिस थ्योरम का जो फॉर्मूला होता है हमें वो याद रखना है। दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी पैरेलल एक्सिस इज इक्वल्स टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस प्लस एम डी स्क्वायर। अब ये जो एम डी स्क्वायर है इसी को हमने याद रखना है। एम तो हो गया ऑब्जेक्ट का मास, याद हो गया। डी क्या है? डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। एक तो एक्सिस होगी सेंटर ऑफ मास और दूसरी जो पैरेलल एक्सिस है, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर या वी कैन से दैट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल एक्सिस इज द डी। यूजली बेटा हम रैंडम स्टफ में तो डी कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन जब वही बात डिस्क, स्फीयर, रेडियस में आती है ना, और रिंग में आती है तो वो रेडियस में डी इज इक्वल टू रेडियस की फॉर्म में यूजली हम लिख लेते हैं। देखेंगे तो देखो क्या कहता है, वन ऑफ द एक्सिस मस्ट पास थ्रू द सेंटर ऑफ द मास। क्लियर हो गया। एंड यूजली वी शुड रिमेंबर द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, कि ये वाली एक्सिस का फॉर्मूला हमें रटना पड़ेगा, हमें याद रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। एग्जाम्पल कहता है कि हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, ग्रीन कलर में आपको दिखाई दे रहा है, और ये जो है उसकी सेंटर ऑफ मास एक्सिस है ना। तो आपसे पूछा गया कि इस एक्सिस के अबाउट विच एक्ट एज द टेंजेंट ऑफ द स्फीयर, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। चलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसा आएगा। देखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अबाउट तो हम ऐसे ही लिखेंगे ना, तो आई इक्वल्स टू आई सेंटर ऑफ मास प्लस एम डी स्क्वायर। अब इन दोनों के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज डी इक्वल्स टू आर, दैट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। सो डी की जगह हम क्या लिख देंगे, आर को लिख देंगे। और बेटा आई सी एम क्या हो जाएगा, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास। सो वी कैन राइट दैट 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर। डी की जगह आर लिख दिया। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमें याद रखना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला, इसको हम रट लेंगे, टेंशन ना लो आप। सो इक्वल्स, इसको जब आप सॉल्व करोगे वी कैन गेट 7/5 एम आर। दिस इज द इजीएस्ट वे टू अप्लाई द पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बहुत ही आसान से हम टेंजेंट के अबाउट हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लिया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये उससे भी ज़्यादा अच्छी है और इसमें थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट एक्स्ट्रा है। वो ये है कि ये जो थ्योरम है ना, दिस थ्योरम इज एप्लीकेबल ओनली एंड ओनली फॉर प्लेनर ऑब्जेक्ट्स, 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स। तो आपके सामने मैंने, आप इसको 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट कह सकते हो, हालांकि देखने में तो ये 3 डायमेंशनल है, लेकिन फिर भी वी कैन कंसीडर दिस प्लेट एज ए 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। अब 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए ये जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है ये एप्लीकेबल है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें वो 2 एक्सिस फाइंड आउट करनी होती हैं जो इस प्लेन पे लाई करती हैं।
सो इस एग्जाम्पल में जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है वो इस प्लेन के ऊपर लाई कर रही हैं, और जो जेड एक्सिस है दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, राइट। तो यूजली हमें जो एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन होती है वो हमें लेफ्ट साइड पे लिखना होता है। वो एक्स भी हो सकती है, वाई भी हो सकती है और जेड भी हो सकती है। कोई एक तो एक्सिस होगी ना जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होगी, वो जो एक्सिस होगी उसको हमें लेफ्ट साइड पे लिखना है, और जो दो एक्सिस प्लेन पे लाई कर रही हैं उनको हमें राइट साइड पे ऐड कर देना है। तो इस एग्जाम्पल में, इस डायग्राम में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहाँ पर हैं? प्लेन पे लाई कर रही हैं। इसीलिए बेटा मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्स एक्सिस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द वाई एक्सिस को दोनों को ऐड कर लिया है। वेयर आई जेड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड आई एक्स एंड आई वाई लाई ऑन द प्लेन। तो ये दोनों बातें हमें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये इसका छोटा सा फॉर्मूला हो गया, और ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ये 2 डायमेंशनल प्लेनर बॉडीज के लिए ही एप्लीकेबल है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे सामने है बेटा एक डिस्क, है ना। ये एक डिस्क है, और इस डिस्क में आप देखते हो कि जो एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन है दैट इज द जेड एक्सिस, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो हैं वो लाई कर रही हैं इसी डिस्क के ऊपर। सो अगर हम फॉर्मूला लिखते हैं तो फॉर्मूला कैसा लिखा जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें पूछा क्या जा रहा है? देखो इस तरह के क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमें इसका फॉर्मूला तो याद है, mr²/2, है ना, बिकॉज दिस एक्ट एज द सेंटर ऑफ मास एक्सिस। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास है, और ये परपेंडिकुलरली जो लाई कर रही है, ये इसका आप कह सकते हो नेचुरल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स नेचुरल एक्सिस, दैट इज द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ दिस डिस्क। तो ये जो एक्सिस होगी ना, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का, हम उसको याद रखते हैं, और वो लिखा जाता है mr²/2। तो इस सिचुएशन में जो आई जेड है वही बेटा सेंटर ऑफ मास है, और उसको क्या लिखा गया है? mr²/2 ये लिखा गया है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। अब जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, क्वेश्चन ये पूछा गया कि डायामीटर के अबाउट बताओ कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। आप लिख सकते हैं व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क अबाउट इट्स डायामीटर। अब डायामीटर तो ये होगा ना इसका, ये इसका डायामीटर है जो कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। आप कह सकते हो ये भी तो इसका डायामीटर है जो कि वाई एक्सिस के लॉन्ग है। तो हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही डायामीटर की तरह बिहेव कर रही हैं। इसका मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के अलोंग होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाई एक्सिस के अलोंग होगा, और वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया डायामीटर के अलोंग होगा। तो मैं बड़े प्यार से यहाँ पर एक अच्छी सी बात लिख सकता हूँ, that is the moment of inertia about the x-axis must be equals to the moment of inertia about the y-axis is equals to the moment of inertia about its diameter। क्लियर होगी बात बेटा, है ना, कि डायामीटर के अबाउट हम ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन हमें तो डायामीटर का ही कैलकुलेशन करना है, हमें तो डायामीटर का ही कैलकुलेशन करना है। तो डायामीटर का कैलकुलेशन अब कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं आई डाया, और इसको भी क्या लिख सकते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायामीटर। चलिए अब हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। वैल्यूज़ को प्लग करते हैं बेटा। वैल्यूज़ को जब प्लग करेंगे तो आपको मिलेगा mr²/2 इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायामीटर प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायामीटर। तो ये तो हो गया 2 टाइम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायामीटर। तो बेटा इसको जब हम नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं तो ये 2 इधर आके 4 बना देगा, तो ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायामीटर ऑफ दिस डिस्क। सो बड़े प्यार से हमने ये कैलकुलेशन कर लिया कि इस डिस्क का डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, दैट इज mr²/2। कितना होगा? mr²/4। ये आपके सामने आ गया। तो इस तरह से हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को प्लेनर ऑब्जेक्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज़। तो देखो हमारे पास अलग अलग स्टैंडर्ड डिफरेंट बॉडीज़ हैं जिस पे नीट में और जेई में सवाल पूछे जाते हैं, तो उनको आपके सामने रख रहा हूँ। हमारे पास इस सिचुएशन में जो नंबर 1 पे है वो है एक रॉड, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका m यूजली हम मास को लेते हैं, और लेंथ ऑफ द रॉड है बेटा यहाँ पर l। तो ये मेरे पास एक रॉड है,
इसमें जो एक्सिस है, दिस इज द नेचुरल एक्सिस और द एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस बॉडी एंड परपेंडिकुलर टू द बॉडी, है ना, ये परपेंडिकुलर टू द बॉडी है. सो दिस इज द एक्सिस containing the moment of inertia of this body having center of mass. तो इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM के अबाउट होता है वो हमें रटना होता है, वो हमें याद रखना होता है. दैट इज व्हेन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द मास. सो इन सच सिचुएशन द सेंटर ऑफ मास, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज रिटन एज mr². कैसा लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा आर नहीं आएगा यहाँ पर, एल आएगा. सो ml² डिवाइडेड बाई 12. ये फॉर्मूला होता है इस रॉड का. इसके अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, ये जो है ना, इस एक्सिस के अबाउट, तो ml² बाई 12. ये हमें बेटा याद रखना है, इसको रट लेना है. लेकिन जब दूसरी बात आती है कि किसी पैरेलल एक्सिस के अबाउट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला ये वाली एक्सिस के अबाउट, है ना. दिस एक्सिस एक्ट एज ए पैरेलल एक्सिस अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस. सो इन दोनों के बीच कितना डिस्टेंस है? हाफ ऑफ द लेंथ, दैट इज l/2, बिकॉज दिस एक्सिस इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द एंड ऑफ द रॉड एंड अगेन परपेंडिकुलरली, तभी तो पैरेलल होगा ना, है ना. तो ये l/2. इसका मतलब हमारे क्वेश्चन में अब d की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? l/2. चलो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करते हैं जल्दी से. जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जानते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. और क्या लिखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो I है वो किसके बराबर होगा? I सेंटर ऑफ मास, और क्या लिखेंगे? md². अब d की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर? l/2. और I सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा? यहाँ से बेटा हम उठा लेंगे I सेंटर ऑफ मास, दैट इज l/2/12. सो ml²/12 प्लस l/2 का स्क्वायर. अब ये छोटी सी कैलकुलेशन है, आप इस छोटी सी कैलकुलेशन को पूरा करिए और आपको आंसर मिलेगा ml²/3. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द गिवन एक्सिस. ये जो ब्लू कलर में आपको एक्सिस दिखाई दे रही है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ml²/3. अब इसके बाद जैसे ये रॉड का मैंने आपको बताया और इसको हमने रटना है, ये जो फॉर्मूला है ml²/12, है ना. आप याद इसको भी रख सकते हैं, अगर आप टाइम नहीं वेस्ट करना चाहते तो इसको भी ml²/3 करके इसको याद रखिए कि यहाँ पर अगर x पूछा जाए तो तुरंत से आपने ml²/3 वाले ऑप्शन को चूज़ कर लेना है. इसके अलावा और जो हमारे पास फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको भी आप नोट कर लीजिए. तो जैसे नंबर 2 पे आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिंग. रिंग हो जाए या सिलेंड्रिकल शेल हो जाए, है ना, खाली सिलेंडर जो होता है अंदर से, तो सिलेंड्रिकल शेल या रिंग, उसका क्या बेटा फॉर्मूला लिखा जाएगा? mr². कि ये देखो बहुत सारी रिंग से मिलकर ये सिलेंडर बना है ना. तो इसलिए सिलेंडर और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा? इस एक्सिस के अबाउट सेम ही रहेगा जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है. तो क्या फॉर्मूला हमें याद रखना है? mr²/2. mr². अब नंबर 3 पे क्या है? नंबर 3 पे है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर और डिस्क. देखो डिस्क, बहुत सारी डिस्क को आप इस तरह से स्टैक करते जाएंगे तो वो आपके साथ सामने क्या रख देगा? सिलेंडर बना देगा. इसलिए डिस्क और सॉलिड सिलेंडर जो होगा उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस सेम होगा एंड दैट इज इक्वल्स टू mr²/2. डायग्राम के साथ आप इनको अपनी नोटबुक में अच्छे से सजा के लिख लेंगे और इनको याद करना है. 2-4 दिन बैक टू बैक याद करिए, आपको ये याद हो जाएंगे. 4th है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो सिलेंडर एंड एनुलर डिस्क. एनुलर डिस्क का मतलब है जिसके आपको 2 रेडियस दिए गए हों, है ना, तो उसको हम एनुलर डिस्क बोल लेते हैं, या इन्होंने हॉलो सिलेंडर बोला हुआ है. उस सिचुएशन में बेटा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा दैट इज, देखो अब डिस्क का क्या होता है? डिस्क का होता है mr²/2, लेकिन यहाँ पर r2 है ना, तो आप ये याद रखिए कि अब r1² प्लस r2² लिखा जाएगा. ऐसे मैं इनकी डेरिवेशंस नहीं लिख रहा क्योंकि अब जो आपका एग्जाम है वहाँ पर डेरिवेशंस की इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होगी जितनी कि डायरेक्टली आपको फॉर्मूलाज की होगी. इसलिए मैंने कहा था लास्ट लेक्चर में कि मैं डेरिवेशंस आपके सामने रखूंगा, लेकिन उस पार्ट को मैंने स्किप कर दिया है बिकॉज एट दिस पॉइंट डेरिवेशंस आर नॉट दोज इंपॉर्टेंट, लेकिन हमें फॉर्मूलाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनको रटना ज़्यादा ज़रूरी है, इनको अप्लाई करना, इनको पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, है ना, ये सब देखना ज़्यादा ज़रूरी है. हालांकि डेरिवेशंस देखना, डेरिवेशंस आप शुरू कर सकते हैं जो अभी 11th में आए हैं जिन्होंने अगले साल एग्ज़ाम देना है.
चलिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर बड़े आराम से हमने देखा था, पैरेलल एक्सिस थ्योरम में भी इसको अप्लाई किया था, तो ये आपने याद रखना है। अबाउट द सेंटर ऑफ मास एक्सिस इज 2/3। अच्छा बेटा, ये इसमें एक बड़ा अच्छा सा पॉइंट आता है। मैं आपको ना, जब मैं क्लासरूम में पढ़ाता था तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता था और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते थे कि इसका आंसर देना। अब मैंने आपसे ये तो पूछ लिया कि जो सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक्सिस पास कर रही है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो तो हमने लिख दिया 2/5 mr²। ठीक है, लिख दिया। अब मैं यही पूछूं कि इस सॉलिड स्फीयर के डायामीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायामीटर ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर। तो आपका क्या ख्याल है कि क्या आंसर होना चाहिए। चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं ही डिस्कशन कर रहा हूँ यहाँ पर। तो वो ये डिस्कशन है कि बेटा ये जो था सेंटर ऑफ मास, दिस इज ऑलरेडी अबाउट द डायामीटर, इजंट इट। आप देख सकते हो ना कि ये ऑलरेडी कहाँ से गुजर रहा है, ये ऑलरेडी इस सॉलिड स्फीयर के डायमीटर की तरह ही तो बिहेव कर रहा है। अगर मैं कोई एक एक्सिस ये बना दूं और कहूं कि दिस एक्सिस, थोड़ा सा अच्छे से बनाते हैं कि जो लगे कि सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, ये एक्सिस अगर मैं कहता हूं दिस एक्सिस इज एक्टिंग एज द डायमीटर, लेकिन ये भी तो सेंटर ऑफ मास से ही पास कर रहा है ना, कर रहा है ना। तो इस एक्सिस में ये जो I1 है, और ये अगर मैं एक और एक्सिस बनाता हूँ जो कोशिश करता हूँ कि सेम पॉइंट से पास करें यहाँ से, तो ये जो I2 है, ये दोनों ही डायमीटर के अबाउट हैं, दोनों ही डायमीटर की तरह बिहेव कर रही हैं। और जो ICM है वो भी तो डायमीटर की तरह ही बिहेव कर रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पर इन्फिनाइट नंबर ऑफ एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं। ऑल दोज आर एक्सिस आर एक्टिंग एज द एक्सिस पासिंग थ्रू द डायमीटर और पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ मास, और इन सब का दैट इज I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I डायमीटर। ये क्वेश्चन बड़ी बारी नीट में पूछा गया है, तो आपको इसका ध्यान रखना है। और इन सब का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2/5 mr²। बस जो टेंजेंट के अबाउट से एक्सिस पास करेगी, या किसी पैरेलल से यहाँ से पास करेगी, यहाँ से पास करेगी, यहाँ से पास करेगी, यहाँ टेंजेंट से पास करेगी, इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होंगे। बट जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हैं, दोज एक्सिस विल बिहेव एज द सेंटर ऑफ मास एक्सिस और द एक्सिस एक्टिंग एज द डायमीटर। ठीक है, ये बड़ी अच्छी जानकारी थी, आपको ये अच्छे से नोट करनी है, समझनी है। नेक्स्ट देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर। होलो स्फीयर में देखो वैल्यू बढ़ गई कि कम हो गई, ये अब आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर 2/5 था और यहाँ पर कितना है, 2/3 है। तो आप देखोगे 2/5 एक छोटी वैल्यू देगा और 2/3 एक बड़ी वैल्यू देगा। इसका मतलब अंदर से जब खोखलापन हो जाता है, देखो मास तो सेम रहा, मास है ना, मास तो सेम रहा, लेकिन क्या होगा, वो सारा का सारा मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दूर जाके डिस्ट्रीब्यूट हो गया। यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर जाके सारा का सारा मास डिस्ट्रीब्यूट हो गया हॉलो के केस में, है ना। और सॉलिड के केस में क्या था, सॉलिड के केस में था कि वो सारा का सारा मास पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, कुछ ऐसे था, है ना, पूरी बॉडी पे डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो इसीलिए उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था, मास डिस्ट्रीब्यूशन था सॉलिड के केस में, बेटा वो यहीं से शुरू हो जाता है, यहाँ से मास है ना, पाइल अप होता गया और आप एंड तक पहुंचे। लेकिन हॉलो के केस में ऐसा नहीं था। हॉलो के केस में सारा का सारा मास कहाँ है, दूर जाके बैठा हुआ है। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास से मास डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा दूर होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा, और जितना क्लोज होगा सेंटर ऑफ मास के, उतना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। फिर से समझो इस बात को कि सेंटर ऑफ मास के नज़दीक जितना मास होगा, उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना कम होगा, और सेंटर ऑफ मास से मास डिस्ट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा दूर होगा, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ज़्यादा होगा। यही एक रीज़न है रिंग के केस में और डिस्क के केस में, कि रिंग का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास और जो डिस्क है, अगर दोनों का मास सेम है 10 kg 10 kg 10 ग्राम 10 ग्राम, लेकिन रिंग का जो मास डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दूर जाके होता है ना, रेडियस पे जाके। लेकिन जो डिस्क का केस होगा, उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से शुरू हो जाता है। इसीलिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ना, वो डिस्क का क्या है, डिस्क का सोचो क्या होगा। अब इनमें देखो और इनमें देखो, और आप कंक्लूड करो कि डिस्क और रिंग में से किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है।
बेटा एम आर स्क्वायर रिंग के केस में है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है, मतलब जो अंदर से खाली है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा है। ये भी अंदर से खाली है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज़्यादा है। डिस्क अंदर से भरी होती है, स्फेयर अंदर से, सॉलिड स्फेयर अंदर से भरा होता है, तो उनके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज की वैल्यू कंपैरेटिवली कम है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है असर्शन रीजनिंग के लिए, ट्रू फॉल्स के लिए अच्छा पॉइंट है, याद रखिए। नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, हालांकि बड़ा रेयर है पूछा जाए, लेकिन फिर भी लिखने में, याद रखने में कोई हर्ज नहीं है। अगेन हमारे पास प्लेनर ऑब्जेक्ट है और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन, ये रेक्टेंगुलर प्लेट है, उसकी लेंथ और विड्थ अलग अलग है ना। तो 1/12, ऐसे हम रॉड के केस में क्या लिखे थे, रॉड के केस में हम लिखते थे बेटा ml स्क्वायर बाई 12, और यहाँ पर l की जगह क्या आ गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। दोनों डायमेंशंस को हमने यूज़ किया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आज के लेक्चर में मैं इतना ही डिस्कशन करूंगा, आप इनको अच्छे से अपने नोट्स में सजाइए। अगर आप नीट के आने वाले दिनों में तैयारी कर रहे हैं तो इसको रिमाइंड करिए, रिवाइज करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय।